इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अपने स्टार्ट कर रहे हैं और मेरा ये टारगेट है कि मैं इस टॉपिक को आपको 25 से 30 मिनट में करवा ही दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 22 टू 27। सेक्शन 22 में बोला हुआ है कि एनुअल वैल्यू ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी shall be taxable in the hands of owner if the property is not used for own business or profession। प्रश्न यह आता है कि what is annual value? तो annual value मतलब notional income earning capability, यानी income earning capability of a house property। It is not actual income but income earning capability of the house। ये इकलौता ऐसा टर्म है, इकलौता ऐसा हेडर है जिसमें इनकम पे टैक्स नहीं लगता बल्कि इनकम अर्निंग कैपेबिलिटी पे भी टैक्स लगता है। जैसे कि आपके पास एक हाउस है और आप उस हाउस को लेट आउट नहीं किए तो लिटरली आपकी कोई इनकम तो आई नहीं, लेकिन उस हाउस का एक इनकम अर्निंग कैपेबिलिटी तो है ही। उस हाउस पे आप मारते रखो ताला तो हमारी गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई इस हाउस की जो इनकम अर्निंग कैपेबिलिटी है ना उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने इनकम वर्ड यूज नहीं करके वर्ड यूज किया एनुअल वैल्यू। तो फाइनली एनुअल वैल्यू ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ओनर। तो प्लीज नोट व्हाट इज ओनर या हु इज ओनर। तो ओनर इंक्लूड्स लीगल ओनर एज वेल एज बेनिफिशियल ओनर। लीगल ओनर मतलब वो बंदा जिसके नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, और बेनिफिशियल ओनर मतलब वो बंदा भले ही उसके नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं है परंतु ही हैज ऑल द राइट्स ऑफ लीगल ओनर। ओनली लीगल पेपर में कुछ डेफिशिएंसी है, इसके कारण वो लीगल ओनर नहीं बन पाया, परंतु ही इज एज गुड एज ओनर। खाली पेपर में ही कुछ डेफिशिएंसी है। तो ऐसे बंदे को भी इनकम टैक्स ओनर रिकॉग्नाइज करता है फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग टैक्स। तो ओनर इंक्लूड्स लीगल ओनर एज वेल एज बेनिफिशियल ओनर। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी मस्ट नॉट बी यूज फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन। ये स्पेशल क्राइटेरिया है। यदि आपकी प्रॉपर्टी ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज होती है तब तो फिर उसकी इनकम पीजीबीपी हेड में जाएगी, और यदि प्रॉपर्टी ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज नहीं होती है तो फिर उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में आएगी। एक प्रश्न बनता है व्हाट इज हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी मींस लैंड सराउंडेड बाय सफिशिएंट वॉल और एनी लैंड अपॉर्टुनेंट देयर टू। मतलब कोई घर जिसके चारों तरफ वॉल है, मतलब कोई जमीन का टुकड़ा जिसके चारों तरफ वॉल है और उसके साथ अटैच भी कोई जमीन है तो वो भी हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। जैसे अपना विक्टोरिया गार्डन, यार कैलकाटा का विक्टोरिया गार्डन, आगरा का ताजमहल, ये आपने देखा है। एक प्यारी सी इमारत है और इमारत के आजू बाजू गार्डन है और यहाँ पे एक हल्का सा फेंसिंग किया हुआ है। तो भैया जी ये पूरा ही हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। दिस इज द लैंड सराउंडेड बाय वॉल एंड दिस इज लैंड अपॉर्टुनेंट देयर टू। ये सब हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। आई होप ये सब बातें आपको क्लियर। आगे बढ़ते जाए। ओके, एनुअल वैल्यू मैंने आपको समझाई दिया। डीम्ड ओनर में अपनी थोड़ी देर बाद आएंगे, इन सब बातों पे अपने थोड़ी देर बाद आएंगे। अब हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स कंप्यूट करने के लिए इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हाउस प्रॉपर्टी को हमने ब्रॉडली 5 पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1 लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, नंबर 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, नंबर 3 अनऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, नंबर 4 पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्टली लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी एंड नंबर 5 डीम्ड टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। देखो भैया ये फॉर्मेट बेस्ड टॉपिक है, फॉर्मेट देख लो आप। तो फॉर्मेट है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें से टैक्सेस बाय लोकल अथॉरिटी माइनस करिए तो आएगा नेट एनुअल वैल्यू, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शंस माइनस करिए, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करिए तो आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब ये 5 चीजें हमें सीखनी है। ये सिंपल सा फॉर्मेट हमें सीखना है जिसमें सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसके बाद है टैक्सेस बाय लोकल अथॉरिटी, उसके बाद है स्टैंडर्ड डिडक्शंस जो कि यहाँ पे बताया हुआ है 30% ऑफ एनएवी, और उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ब्रॉडली ये 4 बातें सीखनी है, एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले सीख रहे हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक मैकेनिज्म है, एक तरीका है
किसी भी प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू निकालने का, जिसका पहला स्टेप है कैलकुलेट RER। RER मतलब रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। Reasonable expected rent being higher of the two, gross municipal value and fair rent. I repeat, reasonable rent is the higher of gross municipal value and fair rent. लेकिन ये एक बात ध्यान रखिएगा कि रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता। प्रश्न आता है व्हाट इज म्युनिसिपल वैल्यू? तो म्युनिसिपल वैल्यू इज द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एज पर म्युनिसिपैलिटी रिकॉर्ड। एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एज पर म्युनिसिपैलिटी रिकॉर्ड। नंबर 2, फेयर रेंट क्या होता है? फेयर रेंट मीन्स द रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन सेम लोकेलिटी। तीसरा, स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? स्टैंडर्ड रेंट इज द मैक्सिमम पॉसिबल रेंट एज पर द रेंट कंट्रोल एक्ट। तो RER इज द हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट, एंड RER कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। अगला स्टेप है कैलकुलेट एनुअल रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट। एनुअल रेंट रिसीवेबल लेस अनरियलाइज रेंट। एनुअल रेंट रिसीवेबल मतलब उस प्रॉपर्टी का जो भी पर मंथ रेंट है उसमें से कॉस्ट ऑफ एमेनिटीज माइनस कर दीजिए, यानी रेंट माइनस कॉस्ट ऑफ एमेनिटीज। ये माइनस करने के बाद मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ इन द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में 12 महीने है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये आपका आ गया एनुअल रेंट रिसीवेबल। अब थर्ड स्टेप है, इन दोनों में से स्टेप 1 और स्टेप 2 में जो भी हायर है उसको सेलेक्ट करिए। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे थर्ड स्टेप। और स्टेप 4 में करिए लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी। यानी सपोज प्रॉपर्टी 2 महीने के लिए खाली था तो 2 महीने में आपको कितना रेंट नहीं मिल पाया उतना माइनस कर दीजिए। सपोज आपकी 2 महीने प्रॉपर्टी खाली थी तो 2 महीने का आपका रेंट नहीं आ पाया तो 2 महीने का रेंट आप अपना यहाँ पे माइनस कर दीजिए। उसको क्या बोलेंगे? लॉस ड्यू टू वैकेंसी। ये सब करने के बाद आपका आएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू के आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि डोंट बी कंफ्यूज विद ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू एंड ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू एक म्युनिसिपैलिटी का मतलब नॉर्मल सा टर्म है, वो सिर्फ RER निकालने के काम आता है। तो चलो मैं आपको लगे हाथ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू के बारे में भी थोड़ा सा बता ही दूं। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और नेट म्युनिसिपल वैल्यू 2 टर्म होते हैं। हाँ, ये दोनों टर्म का मतलब एक ही होता है यदि आप नॉन मेट्रो सिटी में हो, इन नॉन मेट्रो सिटी। लेकिन यदि आप मेट्रो सिटी में हो तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और नॉन नेट म्युनिसिपल वैल्यू में एक रिलेशन है, और वो रिलेशन ये है कि 90% ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू इज इक्वल टू नेट म्युनिसिपल वैल्यू माइनस वाटर टैक्स माइनस सीवरेज टैक्स। ये एक रिलेशन है जो हम लोग बहुत पॉपुलरली यूज करते हैं, और ये रिलेशन किसी IT एक्ट में नहीं दिया हुआ, ये रूल म्युनिसिपैलिटी के नियम में ही है। तो ये सिर्फ मेट्रो सिटी पे अप्लाई होता है। तो यदि आपके पास ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू है तो आप अपना RER कंप्यूट कर लीजिए, और यदि आपके पास नेट म्युनिसिपल वैल्यू है, ये नेट म्युनिसिपल वैल्यू, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है। यदि आपके पास नेट म्युनिसिपल वैल्यू है तो इस नेट म्युनिसिपल वैल्यू को लेके इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आप अपना ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, लिटरली ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू काम आता है RER निकालने में, और नेट म्युनिसिपल वैल्यू काम आता है म्युनिसिपल टैक्स निकालने। अगला पॉइंट आ गया म्युनिसिपल टैक्स। तो भैया इसमें आपसे 5 बातें ध्यान रखना। 5, पहला, व्हेन वी से टैक्सेस बाय लोकल अथॉरिटी इट इंक्लूड्स म्युनिसिपल टैक्स, वाटर टैक्स, सीवरेज टैक्स, पंचायत टैक्स, एनी टैक्स चार्ज बाय म्युनिसिपैलिटी। नंबर 2, these all are calculated as a percentage of net municipal value। ये सब किसके ऊपर निकलते हैं? नेट म्युनिसिपल वैल्यू पे निकलते हैं। तीसरा, these are allowed on cash basis, पे करो डिडक्शंस लो। चौथा, ये पे होना चाहिए बाय ओनर, इट मस्ट बी पेड बाय ओनर। इफ इट हैज बीन पेड बाय द टेनेंट देन नो डिडक्शंस। एंड 5वां बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट है, एडवांस म्युनिसिपल टैक्स इज अलाउड और नॉट अलाउड। तो भैया आपका CMA इंस्टीट्यूट बोलता है एडवांस म्युनिसिपल टैक्स इज नॉट अलाउड, CA इंस्टीट्यूट बोलता है एडवांस म्युनिसिपल टैक्स इज अलाउड। मेरा पर्सनल व्यू है एडवांस म्युनिसिपल टैक्स इज अलाउड। आप जो एग्जाम दे रहे हो वो वाला व्यू फॉलो करना। यदि आप CMA दे रहे हो तो आप ये मान लीजिए एडवांस म्युनिसिपल टैक्स इज नॉट अलाउड, और यदि आप CA का एग्जाम दे रहे हो तो आप मान लेना कि एडवांस म्युनिसिपल टैक्स इज अलाउड। यदि आप CS का एग्जाम दे रहे हो तो आप मान लेना एडवांस म्युनिसिपल टैक्स इज अलाउड। यदि आप और कोई एग्जाम दे रहे हो तो मान लेना एडवांस म्युनिसिपल टैक्स इज अलाउड।
चलो फाइन। ये आप फॉर्मेट कर रहे थे, आपने इसमें से जीएवी निकालना सीख लिया और आपने इसमें से टैक्सेस बाय लोकल अथॉरिटी भी सीख लिया। अब अगला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन में आपको कोई 7-8 बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहला, कि इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड ऑन एक्चुअल बेसिस। दूसरा, लोन मस्ट बी टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिनोवेशन और परचेज ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा, इफ द लोन हैज बीन टेकन फॉर एनी अदर पर्पज, फॉर एग्जाम्पल लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स, इट इज नॉट अलाउड। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट्स व्हेन द लोन इज टेकन और कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड whichever is later. लोन स्टार्टेड और कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड whichever is later. और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट को हम लोग 5 सालों में डिवाइड कर देते हैं और हर साल 1/5 अलाउड होता है। पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट स्टार्ट्स when the construction is completed, उस ईयर के शुरुआत से। The period starts from the beginning of the year in which the construction is completed. तो जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ वो ईयर पूरा का पूरा माना जाएगा पोस्ट पीरियड का इंटरेस्ट विल बी अलाउड इन द रेस्पेक्टिव ईयर। अब उसके बाद हमने किया कि लोन टेकन to repay the previous loan shall be treated as continuation of the old loan. Loan taken to repay the previous loan shall be treated as continuation of the old loan. एंड उसके बाद हमने किया कि यदि आप लोन ले लेते हो लेकिन कंस्ट्रक्शन या परचेज में यूज नहीं करते तो उसका इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा। आपने सपोज अपनी हाउस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके लोन ले लिया और वो लोन का पैसा आपने बिजनेस में यूज कर दिया तो उस इंटरेस्ट का आपको डिडक्शंस नहीं मिलेगा। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड। यदि आपका लोन का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, वो बहुत दिन आउटस्टैंडिंग रह गया, उस पर भी इंटरेस्ट लगना शुरू हो गया तो दैट विल नॉट बी अलाउड। तो ये सब छोटी छोटी बातों के साथ आपका इंटरेस्ट ऑन लोन सेक्शन 24 क्लॉज बी खत्म होता है। इस रिगार्ड में आप सेक्शन 25 भी दिमाग में रखिए कि इफ द इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड आउटसाइड इंडिया विदाउट टीडीएस, तो भैया फिर वो इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड नहीं होगा। If the interest has been paid outside India without TDS, तो interest on loan shall not be allowed. आगे बढ़े। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के फॉर्मेट में 4 बातें थी, चारों बातों मैंने आपको थ्योरी से समझा दिया। ये अच्छा रिकैप है लेकिन सम तो आपको इसमें देखना ही चाहिए। अगला टॉपिक है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी मतलब जिसमें एसएससी और उसकी फैमिली रहती है और जिस प्रॉपर्टी को आपने लेट आउट नहीं किया है। यदि आप उस प्रॉपर्टी में रहते हो और आपने उस प्रॉपर्टी को लेट आउट भी कर रखा है तो भैया फिर वो पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्टली लेट आउट माना जाएगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड तभी माना जाएगा जब उस प्रॉपर्टी में आप सिर्फ रहते हो या फिर वो वैकेंट है। रहना भी जरूरी है और वैकेंट भी हो सकता है, लेट आउट नहीं होना जरूरी है। इट मस्ट बी सेल्फ ऑक्यूपाइड, इट मस्ट नॉट बी लेट आउट एंड इट मे बी वैकेंट। वैकेंसी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेट आउट नहीं होना चाहिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड होना चाहिए। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट बहुत सिंपल है। नेट एनुअल वैल्यू से नील रखते हैं और इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन कंप्यूट तो वैसे ही होता है जैसे पहले कर रहे थे, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड होता है टू द मैक्सिमम ऑफ 2 लाख। 2 लाख तक ही इंटरेस्ट अलाउड होता है। अच्छा, 2 लाख का इंटरेस्ट अलाउड होने के लिए भी कंडीशन है। कंडीशन ये है कि there are 4 conditions. Loan must be taken on or after 1/4/99. Loan must be taken for construction or purchase. And loan construction must be completed within 5 years from end of the year in which loan was borrowed. And lender certificate must be obtained. यदि आप lender का सर्टिफिकेट लेते नहीं आए तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ 2 लाख का इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ नहीं होगा। यदि इस 4 में से कोई भी एक कंडीशन छूट गई, सपोज आपने लोन लिया फॉर रिपेयर या रिनोवेशन, नॉट फॉर कंस्ट्रक्शन और परचेज, तो फिर इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ होगा लेकिन मैक्सिमम अलाउड होगा 30,000 तक। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में चारों कंडीशन फुलफिल करो तो 2 लाख तक अलाउड है, नहीं तो 30,000 तक अलाउड। एक एसएससी के पास 1 या 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता।
यदि आपके पास 2 से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है तो बाकी हाउस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे डीम्ड टू बी लेट आउट। यदि आपके पास 2 से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है तो आप 2 को मान लीजिए सेल्फ ऑक्यूपाइड अपनी चॉइस पे, किसी भी 2 को, और ये चॉइस आप ईयर टू ईयर चेंज भी कर सकते हैं। सपोज आपके पास 3 हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 3 में से किसी 2 को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लीजिए अपनी चॉइस पे, रेस्ट प्रॉपर्टी को हम लोग मानेंगे डीम्ड टू बी लेट आउट। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के बाद हम लोग आते हैं प्रॉपर्टी अनऑक्यूपाइड, सेक्शन 23 क्लॉज सबसेक्शन 2 क्लॉज बी। यदि कोई प्रॉपर्टी एसईसी ने अपने रहने के लिए फिक्स किया था, रहने के लिए रखा था, लेकिन उस प्रॉपर्टी में वो रह नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट रीजन एंड ही रिसाइड समवेयर एल्स इन अदर्स हाउस, अपने घर में नहीं रहता, कहीं और किसी और के घर में रहता है, तो जो हाउस प्रॉपर्टी मेन थी वो तो वैकेंट रह गई। उस वैकेंट हाउस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे अनऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। Wherein SSC has a residential house property kept for self-occupation and it cannot be actually occupied by the owner owing to his employment, business or profession. Hence, he has to reside at a place not belonging to him. Then the first house shall be termed as unoccupied house property. Or unoccupied house property का treatment will be same as self-occupied. लेकिन यदि आपके पास एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी ऑलरेडी है तो फिर आपकी अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को मान लेंगे डीम्ड टू बी लेट आउट। अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का वजूद तभी तक रहता है जब तक आपके पास कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ना हो। इफ यू आर क्लेमिंग अ प्रॉपर्टी एज सेल्फ ऑक्यूपाइड देन यू कैन नॉट क्लेम एनी प्रॉपर्टी एज अनऑक्यूपाइड। अगली बात करें डीम्ड टू बी लेट आउट। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कोई भी एसईसी के पास 2 से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी नहीं रह सकता। यदि आपके पास 2 से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है तो आप बची हुई प्रॉपर्टी को डीम्ड टू बी लेट आउट मान लीजिए, और डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी का ट्रीटमेंट सेम एज सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है। अगला टॉपिक है पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड पार्टली लेट आउट। पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्टली लेट आउट को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एरिया वाइज एंड टाइम वाइज। एरिया वाइज मीन्स कि एक ही प्रॉपर्टी है और उसमें कुछ पार्ट को आपने सेल्फ ऑक्यूपाई कर रहा है, कुछ पार्ट को आपने लेट आउट कर रहा है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग 2 प्रॉपर्टी मान के सम बनाते हैं। हम लोग इसको मानते हैं दिस इज यूनिट ए एंड दिस इज यूनिट बी, और इसके जितने भी डेटा है, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल टैक्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, सबको हम लोग एरिया रेशियो में दोनों में बांट देते हैं। और एक्चुअल रेंट रिसीवेबल सिर्फ एंड सिर्फ लेट आउट में आता है क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का ARR होता ही नहीं है। तो इस तरीके से सारे डेटा डिवाइड करने के बाद फिर हम लोग इस सम को ऐसे बनाते हैं, इस प्रॉपर्टी की इनकम ऐसे कैलकुलेट करते हैं एज इफ यू आर हैविंग 2 हाउस प्रॉपर्टी, 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड अनदर लेट आउट, और फिर दोनों यूनिट की इनकम जोड़ देते हैं तो आ जाती है क्या, PSO टाइम वाइज की इनकम, PSO एरिया वाइज इनकम, PSO टाइम वाइज यदि सम प्रॉपर्टी है पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्टली लेट आउट टाइम वाइज, तो फिर आप उसको ऐसे सॉल्व करिए कि प्रॉपर्टी पूरी की पूरी लेट आउट ही है। आप सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मत करिए। तो सपोज आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी है जिसमें आप 8 महीना रहे और 4 महीना लेट आउट किया, 4 महीना क्या किया, लेट आउट किया, तो इसमें इस 8 महीने के लिए आपको कोई स्पेशल रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को हम लोग लेट आउट की तरह सॉल्व करेंगे। म्युनिसिपल वैल्यू 12 महीने की लेंगे, फेयर रेंट 12 महीने की लेंगे, स्टैंडर्ड रेंट 12 महीने का लेंगे, RER 12 महीने का निकलेगा। लेकिन जब एनुअल रेंट रिसीवेबल निकालने जाएंगे तब वो हम लोग 4 महीने का निकाल के सॉल्व करेंगे, और 8 महीने के सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड को वैकेंसी पीरियड नहीं मानेंगे, और इस तरीके से पूरी प्रॉपर्टी लेट आउट की तरह ट्रीट हो जाएगी और लेट आउट की तरह सॉल्व होगा। लेकिन ARR निकालते समय हम लोग सिर्फ 4 महीने का ही ARR लेंगे, तो मतलब ये मोटा मोटी लेट आउट की तरह ही सॉल्व होगी। एक बात और बता दूं, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्टली लेट आउट में यदि आपको RER नहीं दिया हुआ है, रीजनेबल रेंट नहीं दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, रीजनेबल रेंट नहीं दिया हुआ है, तो फिर आप ARR को बेस करके रीजनेबल रेंट निकाल लेना। दिस इज द ओनली केस जिसमें मैं बोलता हूं रीजनेबल रेंट निकाल लेना चाहिए। यदि आप रीजनेबल रेंट मतलब फेयर रेंट,
फेयर रेंट यदि आपको नहीं दिया हुआ है सब में, तो फिर आप एक्चुअल रेंट को बेस करके फेयर रेंट निकाल लेना, लेकिन फेयर रेंट को कंसिडर जरूर करना। इवन फेयर रेंट इज नॉट गिवन, तब भी एक्चुअल रेंट को बेस करके फेयर रेंट निकाल लेना। ओके, अगला टॉपिक हम उठाते हैं 25AA। 25AA दैट इज रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट और रिकवरी ऑफ एरियर रेंट। यदि कोई अनरियलाइज रेंट था जिसको आपने पहले डिडक्शंस ले लिया था, वो अनरियलाइज रेंट अब आपको रिकवर हो गया, बंदे ने पैसे दे दिए। या फिर आपका कोई एरियर रेंट है, एरियर रेंट मतलब जो रेंट पहले डिसाइडेड नहीं था अब जाके डिसाइड हुआ, जो रेंट पहले डिसाइडेड नहीं था अब जाके डिसाइड हुआ, तो पुराने पीरियड के लिए भी मिल रहा है। जैसे मैंने आपको एक प्रॉपर्टी दी थी भाड़े पे 50,000 रुपया पर मंथ, तो आप 2 साल से उस प्रॉपर्टी में रह रहे थे, तीसरे साल मैंने आपको मैसेज भेज दिया कि रेंट टू बी इंक्रीज, तो आपने भी मुझे रिवर्ट मैसेज दे दिया, सर व्हेन टू डिसाइड। मैंने बोला डिसाइड कर लेंगे यार, और उसके बाद आपकी हमारी मीटिंग ही नहीं हुई, आप और हम लोग बैठे रहे, आप मुझे 50,000 ही रेंट भिजवाते रहे। 3 साल बाद 4 साल बाद हम लोग एक बार मीट किए, तो हमने बोला यार वो बात था ना रेंट बढ़ाने का। बोला हाँ सर आपको बोलना था ना, तो मैंने बोला एक काम करो 50 था आप 60 कर दो, आप भी मान जाए। अब वो जो 10,000 रुपया पर मंथ जो रेंट बढ़ा ना, वो रिट्रोस्पेक्टिवली बढ़ा, रिट्रोस्पेक्टिवली बढ़ा। तो पहले का तो ये रेंट डिसाइडेड नहीं था, अब जाके डिसाइड हुआ है, तो ये रेंट को हम लोग बोलेंगे क्या, ये रेंट को हम लोग बोलेंगे एरियर रेंट। और एरियर रेंट और अनरियलाइज रेंट जब रिकवर होता है, तो जिस ईयर में वो रिकवर होता है उस ईयर में वो टैक्सेबल होता है। इट इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिकवरी। मतलब सीधी सी बात बोलूं तो इट इज टैक्सेबल ऑन कैश बेसिस, जब मिलेगा तब टैक्स देना। और इसमें आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शंस अलाउड होता है एट द रेट 30%। एट द रेट 30% आपको स्टैंडर्ड डिडक्शंस अलाउड होता है। तो यदि आपको रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट 5 लाख मिला है, तो 5 लाख में से 30% माइनस कर दीजिए, 3.5 लाख विल बी टैक्सेबल। टू बी नोटेड इट इज टैक्सेबल ऑन कैश बेसिस। दूसरी बात, इसमें कोई एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होता। तीसरा, इसमें कि स्टैंडर्ड डिडक्शंस अलाउ होता है। चौथा, ये हमेशा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होता है। प्रमोटर्स को डीम्ड टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया हुआ है। आपको पता है कि यदि कोई हाउस प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड की तरह पड़ी है, तब भी उस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम टैक्सेबल होती है। आप प्रमोटर हो, आपने प्रॉपर्टी बना के रखी है, बिकी नहीं, तो वो स्टॉक इन ट्रेड बोल के पड़ा हुआ है। प्रॉपर्टी तो खाली है, खाली है मतलब भाड़े पे नहीं लगा, तब भी उसकी एनुअल वैल्यू पे सेक्शन 22 के प्रोविजन से खाली प्रॉपर्टी की भी एनुअल वैल्यू पे टैक्स ले लेते हैं। तो प्रमोटर बोला मैंने तो बेचने के लिए रखा हुआ है यार, इसमें किस बात का टैक्स, तो लॉ नहीं मानता। लेकिन इससे प्रमोटर को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, इसलिए प्रमोटर के लिए छोटा सा रिलैक्सेशन लाया गया कि कोई भी प्रॉपर्टी यदि प्रमोटर ने नया कंस्ट्रक्शन किया है, तो 2 साल तक 2 years फ्रॉम एंड ऑफ द कंप्लीशन सर्टिफिकेट, 2 years फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जिस ईयर में आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला, तब तक खाली प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू पे टैक्स नहीं लेंगे। सपोज आप प्रमोटर हो और आपने 7/7/21 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया। अभी प्रॉपर्टी यहाँ खाली है, बिकी नहीं है, थोड़ी बहुत बिकी है, थोड़ी बहुत खाली है, तो लॉ बोलेगा इस ईयर के एंड में जाइए, 31/3/22 तक जाइए, वहां से 2 साल जोड़िए, तो 31/3/24 तक हम इस खाली प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू पे टैक्स नहीं लेंगे, प्रोवाइडेड आप इसे भाड़े पे नहीं लगाए। भाड़े पे लगा दिए तो टैक्स ले लेंगे, लेकिन यदि प्रॉपर्टी खाली पड़ी है तो हम आपसे 31 मार्च 24 तक टैक्स नहीं लेंगे। 2 years फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज रिसीव्ड। 2 साल के बाद इस खाली प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू पे भी टैक्स लगेगा। अब की बात है, परंतु लगेगा। अब हम लोग आ रहे कुछ हाउस प्रॉपर्टी के और एस्पेक्ट्स पे। एस्पेक्ट्स का नाम है कुछ और बातें, जैसे फॉरेन प्रॉपर्टी। यदि आपके पास कोई फॉरेन प्रॉपर्टी है तो वो भी इंडिया में टैक्स हो सकती है। रीजन नंबर 1, यू आर ऑर्डिनरली रेसिडेंट। ऑर्डिनरी रेसिडेंट के हाथ में फॉरेन प्रॉपर्टी भी टैक्सेबल होती है, या फिर आपको उस रेंट का, आपको वो रेंट इंडिया में रिसीव हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं दिया हुआ, ये कॉन्सेप्ट हमने सेक्शन 5 से उठाया है कि ओआर के हाथ में तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, तो ओआर के हाथ में फॉरेन हाउस प्रॉपर्टी भी टैक्सेबल होगा, और एनओआर के हाथ में या एनआर के हाथ में फॉरेन प्रॉपर्टी तभी टैक्सेबल होगी व्हेन द रेंट इज रिसीव्ड इन इंडिया।
अगला पॉइंट आता है डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। तो दो भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, कौन ओनर कौन नॉट ओनर, तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं भैया वो प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगी इन द हैंड्स ऑफ द पर्सन हु इज डिराइविंग बेनिफिट फ्रॉम द प्रॉपर्टी। एंड इफ यू वांट टू से नो वन इज डिराइविंग बेनिफिट फ्रॉम द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पे सील लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है, कोई उससे बेनिफिट नहीं ले पा रहा है, तो भाई साहब फिर वो प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगी एज पर प्रोटेक्टिव असेसमेंट। प्रोटेक्टिव असेसमेंट मतलब एक बार दोनों बंदों के दोनों डिस्प्यूटेड ओनर की इनकम में वो इनकम ऐड कर दी जाए, परंतु रिकवरी होल्ड कर दी जाए। कोर्ट के डिसीजन आने के बाद जिस बंदे के फेवर में डिसीजन आया, जिसको कोर्ट ने बोला यस ही इज द ओनर, उस बंदे से टैक्स की रिकवरी की जाए। को-ओनर इज डिफाइंड इन सेक्शन 26। सेक्शन 26 में बोला हुआ है कि यदि एक प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा ओनर है तो सभी ओनर सेपरेटली अपने अपने शेयर के लिए टैक्सेबल होंगे इंडिविजुअली। उनको ओनर से कोई एओपी बीओआई बना के टैक्स नहीं करेगा, उन्हें एक साथ टैक्स करेंगे, उन्हें अपने अपने शेयर के लिए टैक्स करेंगे। और इस रिगार्ड में इंटरेस्टिंग बात यह है कि यदि वो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सपोज मेरा और मेरी वाइफ के को ओनरशिप में एक प्रॉपर्टी है, तो हम लोग दोनों उस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाई करके रखे हैं, तो इस केस में दोनों को ओनर को 2-2 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में, वो दोनों को अलाउड होगा। यू आर सरप्राइज एंड यू आर सेइंग कि सर यदि 7 को ओनर है तो क्या सातों को 2-2 लाख रुपए का इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड होगा? आंसर इज यस। यदि इतना इंटरेस्ट ऑन लोन है तो सभी को ओनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन अप टू 2 लाख अलाउड होगा। एग्जम्प्टेड प्रॉपर्टी की एक थ्योरी है कि एग्जम्प्टेड प्रॉपर्टी क्या है, तो एच रूलर का कोई एक हाउस एग्जम्प्टेड हाउस है, फार्म हाउस एग्जम्प्टेड हाउस है, लोकल अथॉरिटी का हाउस एग्जम्प्टेड है, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन का हाउस एग्जम्प्टेड है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का हाउस एग्जम्प्टेड है, हॉस्पिटल की हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं लगता, लद्दाख के रेसिडेंट के हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं लगता, पॉलिटिकल पार्टी की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमेशा नील होती है, ट्रेड यूनियन की हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं लगता, चैरिटेबल ट्रस्ट की हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं लगता, और क्लब की हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं लगता। क्लब CLUB, म्यूचुअलिटी कैन नॉट बी टैक्स, राइट? ओके, अब एक छोटी सी थ्योरी और पढ़ लीजिए, डीम्ड ओनर, आपका काम फिनिश। डीम्ड ओनर सेक्शन 27 में एक थ्योरी है। हमें पता है कि नॉर्मली ओनर इज लायबल टू पे टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, परंतु देर आर सर्टेन केसेज गिवन इन सेक्शन 27 जिसमें इवन दो यू आर नॉट द ओनर बट यू विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दीज सिचुएशंस आर when a person transfers his property to his spouse or minor child without adequate consideration, then the transferor will be treated as deemed owner and liable to tax. In this regard, it is to be noted that the marital relationship must subsist as on date of transfer of property as well as on date of accrual of income. Number 2, holder of an impartible estate shall be treated as deemed owner. Number 2, where the person is a member of a housing society and a house is allotted against a membership, then the member shall deemed to be the owner of the house property. Or chauथा, when a person get possession of the house property against part performance of contract, then the possessor shall be treated as deemed to be the owner of house property as per section 53A of Transfer of Property Act, and lessee of a building for more than 12 years shall deemed to be the owner of house property. इन सब टॉपिक के बाद मैंने हाउस प्रॉपर्टी के प्रैक्टिकल पार्ट को याद रखने के लिए एक छोटा सा गाना भी कंपोज किया है, गाना भी लिखा है, ये आपके बहुत काम आएगा। धुन बहुत पॉपुलर है, धुन आपको पता है अमिताभ बच्चन का गीत है, सुहाग पिक्चर है, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ है, हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम। एक बार धुन सुनाता हूँ, जय माता दी बोलना पड़ेगा। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, उसेरो वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़ी बना दे। तो ये डांडिया बीट पे आपको सीखना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेट्स स्टार्ट। MVFR में जो भी हो हायर RER कर ARR कंपेयर कर, लॉस वैकेंसी का लेस तू कर, म्युनिसिपल टैक्स ओनर भाई पे कर, फिर लेस तू कर, NV सेट तू कर, 30% लेस तू कर।
MVFR में जो भी हो हायर, RER कर ARR कंपेयर कर, लॉस वैकेंसी का लेस टू कर, म्युनिसिपल टैक्स ओनर भाई पे कर, फिर लेस तू कर, NV सेट तू कर, 30% लेस तू कर। इंटरेस्ट को प्री पोस्ट में डिवाइड करना होगा, प्री 5 साल पोस्ट हर साल माइनस करना होगा। ऐसो प्रॉपर्टी जो हो NAV 024 2 लाख तक इंटरेस्ट लेस कर। ऐसो प्रॉपर्टी जो हो मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में NAV 024 2 लाख तक इंटरेस्ट लेस कर। PSO जो एरिया वाइज हो तो यूनिटों में बांट दे, हर डेटा ARR को छोड़ के एरिया रेशियो में बांट दे, फिर ऐसे तू सम सॉल्व कर जैसे ओ मिस्टर सम हो बिल्कुल सिंपल, 2 प्रॉपर्टी का मान के कर। यानी 2 यूनिटों में बांट दो, एरिया रेशियो में सारे डेटा बांट दो ARR को छोड़ के, उसके बाद सम ऐसे सॉल्व करो जैसे लगता है 2 प्रॉपर्टी हो और 2 प्रॉपर्टी की जैसे इनकम निकालते वैसे निकाल लो। PSO जो टाइम वाइज हो तो PSO जो टाइम वाइज हो तो लेट आउट जैसे सॉल्व कर, अनऑक्यूपाइड को सेल्फ ऑक्यूपाइड के जैसे ही तू सॉल्व कर। SOUO दोनों जो हो तो UO तो ले, DLO मान ले रे, देखा ये कितना इजी सा चैप्टर MVFR में। तो SO और UO दोनों जो हो तो सेल्फ ऑक्यूपाइड अनऑक्यूपाइड दोनों हो तो आप UO को DLO मान के सम कर लो और ये इतना सही चैप्टर है। MVFR में जो भी हो टैक्सी म्यूजिक आपको दोबारा तिबारा गानी पड़ती है तब वो आपके जहन में आती है। इट्स नॉट एंटरटेनमेंट, इट्स स्टडी। स्टडी को 3-4 बार रिवाइंड करना ही पड़ता है। इतना तो माइंड की टेक्निक आपको पता ही है कि कोई भी चीज़ को 3-4 बार रिपीट करते हैं तो फिर उसका लूप दिमाग में बनता है और फिर वो दिमाग में हमेशा रहता है। वंस मोर मैं कर देता हूँ और उसके बाद आप रिवाइंड करके फिर से सुन लेना। MVFR में जो भी हो हायर, RER कर ARR कंपेयर कर, लॉस वैकेंसी का लेस तू कर, म्युनिसिपल टैक्स ओनर भाई पे कर, फिर लेस तू कर, NV सेट तू कर, 30% लेस तू कर। इंटरेस्ट को प्री पोस्ट में डिवाइड करना होगा, प्री 5 साल पोस्ट हर साल माइनस करना होगा। ऐसो प्रॉपर्टी जो हो NAV 024 2 लाख तक इंटरेस्ट लेस कर। MVFR में PSO जो एरिया वाइज हो तो यूनिटों में बांट दे, हर डेटा ARR को छोड़ के एरिया रेशियो में बांट दे, फिर ऐसे तू सम सॉल्व कर जैसे ओ मिस्टर सम हो बिल्कुल सिंपल, 2 प्रॉपर्टी का मान के कर। MVFR में PSO जो टाइम वाइज हो तो लेट आउट जैसे सॉल्व कर,
अनऑक्युपाइड को सेल्फ ऑक्युपाइड के जैसे ही तू सॉल्व कर। ऐसो युओ दोनों जो हो तो युओ तो ले डीएलओ मान ले रे, देखा ये कितना इजी सा चैप्टर। आई होप हाउस प्रॉपर्टी 35 मिनट्स में आपका पूरा रिवाइंड हुआ। 20-25 मिनट सोचे थे, 5-7 मिनट लाने का एक्स्ट्रा, 5-7 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लग गई, बट आई होप दिस विल वर्क फॉर यू। थैंक यू।